बाहर से देखने पर लगता था जैसे ये कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स का सेंटर है और अंदर नजर डालने पर भी ऐसा लगता था कि जैसे कोई डांस क्लास चल रही है। लेकिन असल में ये डांस केवल ग्राहकों को खुश करने के लिए जबरन करवाया जा रहा था और ग्राहक यही देखकर तय करते थे कि उन्हें किस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं। 14 साल की पूर्णिमा एक ऐसे नाट्यगृह में कैद थी जहां नाबालिगों से देह व्यापार करवाया जाता था। लेकिन पूर्णिमा ऐसी जगह पहुंची कैसे? एक गरीब परिवार की लड़की जिसके सुनहरे भविष्य के सपने को उससे छीनकर उसे इस नर्क के अंधियारे में धकेल दिया गया। फौजिया दीदी, उनमें से ज़्यादातर के पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं हैं। अच्छा, अगर मैं उनके माँ बाप से बात करूं तो क्या वो मान जाएंगे? लगता तो है कि वो मान जाएंगे। कम से कम वो किरण के बाबा तो मान ही जाएंगे। वो लोग बहुत गरीब है ना, इसलिए 4 बेटियां हैं उनकी और किरण बड़ी बहन होने के नाते अपनी बहनों पूर्णिमा, रोहिणी और पूजा की देखभाल करती है। उनके बाबा मजदूरी करते हैं और उनकी माँ तो उन्हें छोड़कर ही भाग गई थी, इसलिए दोनों छोटी बहनों की जिम्मेदारी किरण और पूर्णिमा पर आ गई और उन्हें स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। इनके आई तो अपने से छोटे उम्र के छोकरे के साथ भाग गई, मुंह काला कर दिया हमारा। रघु, मैंने सुना किरण और पूर्णिमा को स्कूल छोड़ना पड़ा। और करते भी क्या मैडम, मुझे हर रोज काम ढूंढना पड़ता है। इसी के चक्कर में मैं आज यहाँ रहता हूँ तो कल शहर में, कभी कभी बाहर भी रहना पड़ता है। और किसी न किसी को तो बच्चों की, घर की देखभाल करनी पड़ेगी ना। मैं तुम्हारी दिक्कत समझ सकती हूँ रघु, लेकिन पढ़ाई लिखाई से इनका भविष्य सुधर सकता है, जिंदगी संवर सकती है इनकी। आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैडम। रघु, मैं एक समाज सेविका हूँ, लड़कियों का हॉस्टल चलाती हूँ, इनका रहना खाना बाकी जरूरतों को पूरा करती हूँ, इनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम भी करती हूँ। रालीपुर के एक स्कूल से हमारा नाता है। मैं चाहती हूँ किरण और पूर्णिमा को आप मेरे साथ भेज दें, इससे इनका भविष्य अच्छा होगा। रोहिणी और पूजा तो अभी बहुत छोटे हैं, हमारे यहाँ 10-11 साल से बड़े बच्चे ही भर्ती किए जाते हैं, पर मैं इन दोनों को भी बाद में ले जाऊंगी। स्वाति, अर्चना, पलक, ये है किरण, वो है पूर्णिमा। अब ये दोनों भी तुम लोगों के साथ इसी कमरे में रहेंगी। बेटा, वो है तुम्हारे बेड। दोनों ने टेस्ट में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। सर, किरण ने 5वीं और पूर्णिमा ने 4थी तक अपने गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। दोनों बहुत होशियार हैं। गुड, दोनों कल से स्कूल आ सकती हैं। थैंक यू सर। वेलकम। अरे किरण, पूर्णिमा, जल्दी आओ।
लड़कियों ने बहुत ही जल्दी सब कुछ सीखा है। दैट्स ग्रेट। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है फौजिया। मेरा एक ख्वाब है, मैं अपना एक स्कूल खोलना चाहती हूँ। ऐसा जरूर होगा। तुमने गरीब बेसहारा बच्चों को रहने का इंतजाम, उनके अच्छे एजुकेशन का इंतजाम करने का सोचा था, वो तुमने कर दिया। और एक ना एक दिन तुम अपना स्कूल जरूर खोलोगी। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। देखना, ये सभी बच्चे बहुत कुछ हासिल करेंगे। मेरी बेटी हो, मुझे मिलने से ऐसे कैसे रोक सकते हो? देखिए भाई साहब, अभी आपको अंदर नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। एक बार फौजिया मैडम आ जाएंगी तब चले आना अंदर। कब तक आएगी वो? बस आधे घंटे में आएंगी। नमस्ते मैडम। अरे रघु, कैसे हो? ये क्या हुआ? ये वो काम करते टाइम में गिर गया था मैडम। कैसे आना हुआ? मैं किरण और पूर्णिमा को यहाँ से वापस ले जाना चाहता हूँ। मैडम जी, अब मुझसे नहीं हो रहा है। मैंने सोचा था काम के साथ साथ जैसे तैसे करके बच्चों को संभाल लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। रघु, किरण और पूर्णिमा दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं। ये इतनी होशियार और काबिल हैं, ये जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करेंगी। बस थोड़े दिन और, फिर मैं रोहिणी और पूजा को भी अपने पास बुला लूंगी। नहीं मैडम जी, अब मैं इन्हें यहाँ नहीं रख सकता। अगर रखना है तो रोहिणी और पूर्णिमा को यहाँ रख लो, लेकिन मुझे किरण को अपने साथ ले जाना होगा। उसे पूजा की देखभाल करनी है। हमारे काम का कोई भरोसा नहीं, मुझे हर रोज नया काम ढूंढना पड़ता है। पढ़ाई का पहला साल भी पूरा नहीं हुआ था कि पूर्णिमा की बड़ी बहन किरण को हॉस्टल से घर वापस बुला लिया गया। अब पूर्णिमा और रोहिणी हॉस्टल में रह रही थी और स्कूल में पढ़ रही थी। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रही थी। इसी तरह 2 साल गुजर गए। किरण का फोन आया था, उसने कहा है वो तुम दोनों को लेने आ रही है। अरे किरण दीदी, किरण कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दीदी। अरे बहुत बदल गई है तू। किरण, सब ठीक तो है ना? जी दीदी। और पता है, तुम्हारे जाने के बाद ये और भी बदमाश हो गई है। सारी हॉस्टल की लड़कियों को परेशान करती है। कौन है ये लोग? दीदी, वो जो सामने बैठे हैं ना, वो घनश्याम मामा है, और उनके साथ में जो है ना, वो नारायण मामा। किरण, सच सच बता, ये मामा कौन है? कहाँ से आया? और वो भी कार लेकर? दीदी, पिछले साल ही मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। और तुम्हारी माँ? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मुझे इनका नंबर चाहिए। किरण, तुम पूर्णिमा और रोहिणी से बड़ी हो, उन्हें ले जा सकती हो, लेकिन मुझे मामा का नंबर चाहिए। बोलो। और हाँ, एक बात याद रखना, 11 जून को स्कूल खुल जाएंगे। 10 तारीख की रात तक वो दोनों हॉस्टल में होनी चाहिए। हाँ दीदी, ये दोनों आ जाएंगे। मामा का नंबर तो? हाँ, मैं ले आती हूँ। बिना किसी सबूत के ऐसे कैसे किसी पर शक कर सकती हो तुम? आप ठीक कह रहे हैं सैफ, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे किरण के साथ कुछ ठीक नहीं है। वो बहुत सजी सवरी हुई थी, अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी, और अचानक से ही उसका मामा आ गया, वो भी कार लेकर।
सैफ, मैंने उनका घर देखा है, वो लोग बहुत गरीब हैं। हो सकता है उनके मामा के पास कहीं से पैसे आ गए हो और अब वो उनकी मदद करना चाह रहा होगा। ऐसा लगा तो नहीं। मुझे तो रोहिणी और पूर्णिमा की बहुत चिंता हो रही है। किरण में कुछ तो ऐसा था कि मुझे शक हो रहा है। कुछ नहीं होगा, जून तक वेट करो, स्कूल खुलेंगे, बच्चे वापस आ जाएंगे। फिक्र मत करो, खाना खाओ। अरे तुझे पता है मैंने सारी किताबें पढ़ डाली। मुझे तो छुट्टियों में बहुत मजा आया। ए मोटी, तूने कुछ खाया नहीं क्या? कैसे हो तुम लोग? दीदी अरे छुट्टियां कैसी रही? बहुत अच्छी। अरे मौसी, वो बैग नेहा का है, उसे रूम नंबर 2 में रख दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। The number you have called is currently switched off. Please try again later. The number you have called is currently switched off. हेलो। घनश्याम जी बोल रहे हैं? हाँ बोल तो। घनश्याम जी, मैं फौजिया परवीन बोल रही हूँ। रालीपुर के गर्ल्स हॉस्टल में किरण के साथ आप आए थे रोहिणी और पूर्णिमा को लेने, तभी हमारी मुलाकात हुई थी। हाँ हाँ हाँ, याद है। घनश्याम जी, पूर्णिमा और रोहिणी वापस नहीं आई है और किरण का नंबर भी नहीं लग रहा है। अच्छा, पता नहीं, आप उनके घर पे जाके देखो। लेकिन किरण ने तो कहा था आप उनकी देखभाल कर रहे हैं। हाँ मैडम, वो तो ठीक है, लेकिन मैं 24 घंटे रखवाली थोड़ी ना करता हूँ। लेकिन वो रघु का घर तो पिछले 1.5 महीने से बंद है। और सब कहाँ गए? रघु, उसकी बेटियां, किरण, पूर्णिमा, रोहिणी, पूजा। यहाँ कुछ लफड़ा हुआ था मैडम, रघु को पुलिस पकड़ कर ले गई। किस लिए? कुछ उल्टा सीधा काम किया होगा, लगता है उसकी बेटियां अपनी माँ के पास है। लेकिन उनकी माँ तो बहुत पहले उन्हें छोड़ के जा चुकी है ना। अब ये सब तो अपने को मालूम नहीं मैडम। ठीक है, चला। रघु? जी, रघु दिहाड़ी मजदूरी पे काम करता है। उसकी 4 बेटियां हैं, किरण, पूर्णिमा, रोहिणी, पूजा। नहीं मैडम, ऐसे किसी रघु को हमने हिरासत में नहीं लिया है। लेकिन मुझे रघु के जानने वाले ने यही बताया है। हो सकता है मैडम किसी और थाने में उसको पकड़ा गया हो, हमारे यहाँ तो नहीं। हेलो। घनश्याम जी, मैं फौजिया। सॉरी, मैं फिर से आपको तकलीफ दे रही हूँ। मैं किरण के घर गई थी, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। हाँ, शायद वो बच्चिया अपने माँ के घर गई है, वो उन्हें ले गई थी। उनकी माँ का कोई नंबर मिलेगा क्या? एक्चुअली पूर्णिमा और रोहिणी का स्कूल खुल चुका है और उन्हें वापस ज्वाइन करना है। एक मिनट, मैं उनकी माँ माला का नंबर देता हूँ आपको। थैंक यू घनश्याम जी। हेलो। हेलो, माला जी? हाँ बोलते हैं, अपन कौन? माला जी, मैं रालीपुर से फौजिया परवीन बोल रही हूँ। मैंने पूर्णिमा
पूर्णिमा और रोहिणी के लिए फोन किया है। क्या वो आपके साथ हैं? हो, मेरे साथ है। क्यों, क्या बात है? माला जी, शायद आपको पता होगा, ये दोनों पिछले 2 साल से यहाँ रालीपुर में मेरे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इस साल छुट्टियों में किरण इन्हें ये बोलकर लेकर गई थी कि स्कूल खुलते ही वापस छोड़ जाएगी, लेकिन स्कूल खुल गए और अभी तक ये दोनों नहीं आए। वो उनको अब आगे पढ़ना नहीं है ना, अब इसीलिए। ऐसा नहीं हो सकता, वो दोनों तो बहुत अच्छी स्टूडेंट्स हैं। वो यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। मैं उनकी माँ हूँ, उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वो बात सही है माला जी, लेकिन बच्चियों के भविष्य का सवाल है। मैंने कहा ना, अब उन्हें आगे नहीं पढ़ना है। वो मेरी बच्चियां हैं, उनके अच्छे बुरे का ख्याल है मुझे। माला जी, अचानक क्या हो गया है? आपको उनके भविष्य की चिंता नहीं है? अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखना है ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है माला जी, जैसी आपकी मर्जी। आपके बच्चे हैं, आप उन्हें ज्यादा अच्छे से जानती हैं। माला जी, फिर भी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, उन्हें आसपास के किसी भी स्कूल में भर्ती करा दीजिए, उनकी पढ़ाई जारी रहे। वैसे अभी आप कहाँ पे हैं? मैं खैराम गांव में हूँ और मैं आपकी बात का ख्याल रखूंगी। मुझे अच्छा लगेगा। आपको शायद उनके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, आप कहें तो मैं भिजवा दूँ? नको रहो दे, आप, मैं खुद ही ले लूंगी। उनकी स्कूल का नाम आचार्य विद्या भवन है, यही रालीपुर में है। और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे फ़ोन कीजिएगा, ये मेरा नंबर है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। जितना तुम कर सकती थी उतना तुमने किया है फौजिया, अब इससे ज़्यादा तुम क्या करोगी? इसलिए परेशान मत हो और फिक्र मत करो। कैसे ना करूं सैफ, मुझे लग रहा है कहीं कुछ ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम्हें बच्चियों की चिंता है, लेकिन तुम सिर्फ एक सोशल वर्कर हो, उन बच्चों के पेरेंट नहीं हो, उनके गार्जियन नहीं हो, इसलिए ज़्यादा जोर मत लगाओ। I'm sorry सर, वो मैं थोड़ा परेशान थी इसलिए आपको बताना भूल गई। पूर्णिमा और रोहिणी स्कूल नहीं आएंगी, उनकी माँ नहीं चाहती कि वो वापस आए। That's fine। लेकिन आपने ऑफिस में फ़ोन करके बताया था कि उनके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने के लिए उनकी माँ आएगी। जी सर। पर उनकी माँ का ना तो कोई फ़ोन आया है और ना ही उनके सर्टिफिकेट्स कलेक्ट किए गए हैं। मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि इसका मतलब यह है कि उन्होंने अभी भी वहाँ उनके गांव में किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है। वैसे पूर्णिमा को लेकर मैं थोड़ा कंसर्न था, क्योंकि वो लड़की पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। मुझे पता है सर, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? जब माँ बाप ही नहीं चाहते कि मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी परवरिश दूँ। मुझे तो तब भी बहुत निराशा हुई थी जब किरण का स्कूल छुड़वाया गया था, और अब रोहिणी और पूर्णिमा की पढ़ाई बंद करवा दी। मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ। हेलो माला जी, मैं रालीपुर से फौजिया बोल रही हूँ। अब क्या चाहिए आपको? माला जी, आपने पूर्णिमा और रोहिणी का आचार्य विद्या भवन से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अभी तक नहीं लिए। आपने उन्हें किसी और स्कूल में भर्ती कराया भी है? देखिए, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, ये मेरी बच्चियां हैं, आप उनके फिक्र छोड़ दें। माला जी, ऐसे आप उनका भविष्य बर्बाद कर रही हैं। एक अच्छे भविष्य पर उनका पूरा हक है। उनकी माँ मैं हूँ या आप जाकर अपने बच्चों के भविष्य की चिंता क्यों नहीं करती? माला जी प्लीज, आप गुस्सा मत होइए। मैं रोहिणी और पूर्णिमा का भला चाहती हूँ। क्या मैं एक बार पूर्णिमा से बात कर सकती हूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उनका भला बुरा सोचने के लिए मैं यहाँ हूँ, और अगर दोबारा आपने यहाँ फोन किया ना तो मैं पुलिस में आपकी शिकायत कर दूंगी और उनसे कह दूंगी कि आप मेरी बच्चियों को बहका रही हैं। एक सोशल वर्कर के तौर पर फौजिया परवीन बस इतना ही कर सकती थी। वो पूर्णिमा को भेजने के लिए उसकी मां पर किसी तरह से और जोर नहीं डाल सकती थी, और ना ही वो बच्चियों को वहीं गांव के किसी स्कूल में भर्ती करवाने के लिए जबरदस्ती कर सकती थी। लेकिन फौजिया इस सब को लेकर परेशान थी, फिक्रमंद थी। उसके मन में कुछ डर थे, और वो डर सच हो गए जब 1 महीने बाद उसे पूर्णिमा का फोन आया।
हेलो हेलो फौजिया दीदी। जी, कौन बोल रहा है? दीदी मैं पूर्णिमा बात कर रही हूँ। अरे पूर्णिमा, कैसी है तू? दीदी मैं ठीक नहीं हूँ, प्लीज मेरी मदद करो दीदी। पूर्णिमा क्या हुआ? कहाँ है तू अभी? दीदी मैं यहाँ कीरसर में हूँ, कोई रंगोली नाट्यगृह है। दीदी इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती बंद करके रखा, बहुत गलत गलत काम कराते हैं दीदी। पूर्णिमा रो मत बेटा, लेकिन तू वहाँ पहुंची कैसे? मुझे तो लगा था तू अपनी माँ के घर है। जल्दी कर, सरिता मैडम आने वाली होगी, मुझे भी निकलना है, फोन जल्दी दे। हेलो हेलो पूर्णिमा। दीदी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। मुझे नहीं पता उसने किसके नंबर से फोन किया था, अब कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। किरसर, अरला के पास एक छोटा सा गांव है। सैफ, क्या मैं उसकी माँ से बात करके देखूं? पता नहीं फौजिया, हो सकता है कि उसकी माँ ने उसे वहाँ भेजा होगा, और हमें अभी तक ये पता नहीं चला कि वो वहाँ पहुँची कैसे। और मैं नेट पर देख रहा हूँ, रंगोली नाट्यगृह का कुछ भी पता नहीं चला। सैफ मुझे बहुत फिक्र हो रही है, वो बहुत रो रही थी, कह रही थी वहाँ उससे बहुत गंदे गंदे काम कराए जा रहे। जरा सोचो सैफ, वो सिर्फ 14 साल की बच्ची है। फौजिया, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अभी हमें पता ही नहीं कि ये सारा माजरा आखिर है क्या। वही नंबर है, पूर्णिमा। उठाओ। हेलो, पूर्णिमा बात कर रही हूँ दीदी। पूर्णिमा, ये किसका नंबर है? दीदी यहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड है, मैंने उन्हें अपनी हालत बताई तो उन्हें मुझ पर तरस आया, इसीलिए उन्होंने फ़ोन दिया है बात करने को। लेकिन पूर्णिमा तुम वहाँ पहुँची कैसे? तुम्हारे गांव से पता चला कि तुम लोगों को तुम्हारी माँ अपने साथ लेकर गई है। माँ से बात हुई तो उसने कुछ नहीं बताया। और किरण कहाँ है? मालूम नहीं किरण दीदी कहाँ है, मुझे तो मेरे आई ने इन लोगों को बेचा है। यहाँ कस्टमर के सामने नचाते हैं और जिन कस्टमर को मैं पसंद आई उनके साथ गंदे काम करवाते हैं। दीदी प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। बेटा तू फिक्र मत कर, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे तेरा पता ढूंढना होगा, फिर ही मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। दीदी प्लीज मुझे ऐसे बाहर निकालो, प्लीज। सैफ, मुझे उसकी मदद करनी होगी, उसे हर हाल में इस गंदगी से निकालना होगा। सैफ, उसने बताया कि उसकी माँ ने उसे वहां बेचा है। फौजिया, हमें बहुत संभल कर चलना होगा। पूर्णिमा की बातों से ऐसे लग रहा है कि ये सब एक प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट है। सैफ, वो एक बच्ची है, सिर्फ 14 साल की। फौजिया, उसकी माँ ने उसे बेचा है, और अगर ये सब एक डांस एकेडमी के नाम पर चल रहा है, इसका मतलब ये कि वो सब ताकतवर लोग हैं। हमें गजानन जी से बात करनी होगी, वही हमें सही तरीके से गाइड करेंगे। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगा। अच्छा, ठीक। हाँ, रंगोली नाट्यगृह केसर। वो वहाँ कैद है, शायद उसकी माँ ने उसे वहाँ बेचा है। फौजिया जी, जो बात आप कह रही हैं वो सच भी हो सकती है। मैंने उस एरिया के सारे डिटेल्स निकलवाए थे। अगर ये सच है तो हमें उस लड़की को बचाना होगा। उन लोगों के सर पे बड़े लोगों का हाथ है, आप समझ सकती हैं ये लोग कौन होंगे। गजानन जी, हम किसी भी तरह उस बच्ची को बाहर कैसे निकालें वहां से? क्या हम उस सरिता मैडम से बात नहीं कर सकते? नहीं, वहां पुलिस को रेड डालनी होगी। सच बताऊं तो ऐसे धंधे जो हैं वो बिना ऊपरी सपोर्ट के नहीं चलते हैं। हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। तो क्या करें गजानन जी? पूर्णिमा बहुत होनहार है, उसका पूरा फ्यूचर पड़ा है। अचानक उसकी माँ उसके बाप के यहाँ से उसे ले आई, उसके बाप का अता पता नहीं है, उसकी बड़ी बहन का भी कहीं अता पता नहीं है। उसने फोन कर कर किसी तरह मुझे अपनी हालत बताई है। मैं मुंबई के कुछ बड़े सरकारी अफसरों को जानता हूँ, उनमें से मैं किसी से बात कर लूँगा, और मेरी सलाह है कि आप उनसे मिल लेना, वो आपकी कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेंगे। गजानन जी, आप चाहो तो कुछ भी। सैफ, समझो मेरी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। हो सकता है जिस लड़की के बारे में तुम बात कर रहे हो वो बाहर आना चाहती हो, लेकिन बहुत सारी लड़कियां अपनी मर्जी से भी ये सब करती हैं, और ये सब एक कल्चरल सेंटर की तरह चल रहा है, जिस पे सामने से कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ और तरीका ढूंढना होगा। मैं किसी से बात करके रखता हूँ और कल आपको बता दूंगा, आप लोग जाके उससे मिल लेना।
लास्ट उससे परसों बात हुई थी। हम किरसर की लोकल पुलिस की हेल्प नहीं लेंगे। मैं आपकी बात आरला के एक सीआईडी ऑफिसर से करा देता हूँ। हेलो शमशेर जी, नमस्कार, मीर बोल रहा हूँ। नमस्कार मीर जी, कहिए। शमशेर जी, मामला एक बच्ची का है जिसे किरसर में कैद करके रखा है। ये तो आरला का भारी इलाका है। मामला सेंसिटिव है, लड़की को बचाना है। रालीपुर की फौजिया परवीन नाम की एक सोशल वर्कर है, वही मामला लेकर आई है। मैं उन्हें आपके पास भेज रहा हूँ। श्योर सर। आप जाकर शमशेर मोहम्मद से मिल लो, वो सीआईडी ब्रांच में एपी है, वो देख लेंगे आगे क्या करना है। देखिए, मैंने इस रंगोली नाट्यगृह के बारे में पता किया है। सर, मैं जिस लड़की की बात कर रही हूँ उसका नाम पूर्णिमा है और वो 14 साल की है। देखिए फौजिया जी, मुझे अपनी टीम से डिटेल में बात करनी होगी, फिर हम रेट प्लान करेंगे। ये आप कब करेंगे सर? क्योंकि बच्ची की हालत बहुत खराब है। आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी ही कुछ करेंगे। शमशेर जी, मैं फौजिया परवीन बोल रही हूँ। जी फौजिया जी। शमशेर जी, आपसे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन आपने अभी तक वहाँ रेड नहीं डाली है। देखिए, हमारी टीम उसी पे विचार कर रही है और रेड डालने का एक सही वक्त होता है, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। सर, आप समझ नहीं रहे हैं, वहाँ उस बच्ची का एक एक दिन कितना तकलीफ से गुजर रहा होगा। देखिए फौजिया जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हमें इस मामले में सावधानी बरतनी होगी। उन्हें जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। सर, जो भी है जल्दी कीजिए, बच्ची तकलीफ में और हमें उसे बचाना है। यू डोंट वरी, हम जल्दी कुछ करेंगे। फौजिया, जो हम कर सकते हैं वो सब हम कर रहे हैं ना। उससे हुआ क्या? कुछ नहीं। पूर्णिमा तो अब भी वहीं फंसी हुई है। फौजिया, हम लोग अंदर घुस के उसे बचा नहीं सकते, हमें सही और ऑफिशियल तरीके से ही जाना होगा। सैफ, उसकी हालत का पता चले 4 दिन हो गए हैं। पूर्णिमा वाले नंबर से फोन है। हेलो दीदी, प्लीज मुझे बचा लो। बेटा, फिक्र मत कर तू, मैं बहुत जल्दी तुझे वहां से निकालूंगी, बहुत जल्दी। देख, तू जिन लोगों से बात कर रही है उन्हें बोल कि जो करना है जल्दी करे। मैं और तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर पकड़े गए तो मैं तो मुश्किल में पड़ूंगा ही, तुम मुझसे भी बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगी, समझी? बहुत तकलीफ में है वो और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी हूँ। मैं और ऐसे बैठ के उन लोगों का इंतजार नहीं कर सकती जो अब तक सिर्फ सोच विचार कर रहे हैं। मुझे ही कुछ करना होगा। हेलो मुकेश जी। मैं फौजिया परवीन बोल रही हूँ। जी, मैं जानता हूँ आपको, बोलिए। थैंक यू मुकेश, तुम पूर्णिमा की बहुत मदद कर रहे हो। क्या थोड़ी सी हेल्प और कर सकते हो? देखो मैडम, अब तक जो मैंने हेल्प की है वो बहुत है, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मुकेश, पूर्णिमा की मदद के लिए मैंने बहुत दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए उसे बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मैंने आपसे कहा ना, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, आप समझते क्यों नहीं? मुकेश प्लीज, कैसे भी बस उसकी बाहर निकलने में मदद कर दो। देखिए फौजिया जी, मैंने कहा ना कि मैं... मुकेश, तुम्हारी की हुई मदद पूरी तब होगी जब पूर्णिमा वहां से बच निकलेगी। बस एक बार उसकी बाहर निकलने में मदद कर दो, फिर आगे मैं संभाल लूंगी। प्लीज मुकेश। अच्छा, तो अब क्या चाहती है, क्या करूं मैं? चल मुकेश, तू निकल, फिर सुबह टाइम पे आ जाना। अरे यार ललन, सुनना, कल मुझे छुट्टी चाहिए थी यार, घर पे एक बहुत ज़रूरी काम निकला है, तो मैं सोच रहा था कि मैं नाइट शिफ्ट भी कर लेता हूँ, तू सुबह आके मेरी ड्यूटी कर लेना। डबल शिफ्ट करेगा? कर लूँगा यार, बहुत ज़रूरी काम निकला है घर पे। तो पहले ही बोल दिया होता यार, मैं आता ही नहीं। चल ठीक है। ठीक।
पूर्णिमा, 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 ये लो, जल्दी फौजिया से बात कर लो, जल्दी। हेलो हेलो दीदी। पूर्णिमा, मेरी मुकेश से बात हुई है, उसकी सुबह तक की ड्यूटी है। तुम सुबह सुबह सबके उठने से पहले चुपचाप उस जगह से निकल जाना और आला स्टेशन पहुंच जाना। दीदी मैं ये नहीं कर सकती, अगर पकड़ी गई तो ये लोग बहुत मारेंगे। बेटा मैं वहां अंदर आके तुझे नहीं निकाल पाऊंगी, समझने की कोशिश कर। तुझे ही किसी तरह हिम्मत करके आना होगा। मुकेश तेरी मदद करेगा, वो किसी को पता नहीं चलने देगा। तू बस आला स्टेशन पहुंच जाना, आगे मैं सब संभाल लूंगी। और हाँ, आला स्टेशन पहुंचते ही मुझे फोन करना। बेटा तू इतना करेगी ना? हाँ दीदी करूंगी। सुबह 6 बजे निकलना, तभी सब लोग सो रहे होंगे, ठीक है? मैं बाद में सबको बोल दूंगा कि मैंने तुम्हें जाते हुए नहीं देखा है। अब मैं चलता हूँ। फौजिया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कर रही हो वो सही कर रही हो? और मैं क्या करूं सैफ, कब तक दूसरों के भरोसे बैठी रहूं? नहीं नहीं, बात वो नहीं है। मान लो कि वो वहां से भागने में कामयाब हो गई और तुमने उसे बचा भी लिया, उसके बाद क्या करोगी? उसे कहाँ रखोगी? यहाँ हॉस्टल में? यहाँ वो सेफ नहीं है। जिस जाति से वो बिलोंग करती है, जिस तरह के उसके माँ बाप हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग उसे ऐसे ही जाने देंगे? खतरनाक लोग हैं, जरूर बदला लेंगे। रुको, इसे रखो और यहां से जल्दी से भाग जाओ। ये लड़की कहाँ जा रही है? आरला स्टेशन कहाँ है? आरला स्टेशन यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। आगे मेन रोड से बस मिल जाएगी तुझे। मैं छोड़ दूँ क्या वहाँ तक? आ बैठ, मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ से तुझे आरला स्टेशन के लिए बस मिल जाएगी।
दीदी बोलो। दीदी मैं आपके फ़ोन से एक फ़ोन कर सकती हूँ प्लीज़? कौन हो तुम? क्या बात क्या है? हेलो हेलो फौजिया दीदी, मैं पूर्णिमा बात कर रही हूँ। हाँ मैं आरला स्टेशन पहुँच गई। तुम एग्जैक्टली कहाँ हो और ये किसके नंबर से बात कर रही हो? मैं यहाँ है ना, एक पुलिस दीदी है, उन्होंने ही फ़ोन दिया है बात करने को। अच्छा ठीक है, मेरी उनसे बात कराओ। फौजिया दीदी आपसे बात करना चाहती है। हेलो जी, मैं आरपीएफ कांस्टेबल प्राची कोंडुस्कर बोल रही हूँ। प्राची, मैं फौजिया परवीन बोल रही हूँ। मैं रालीपुर में एक सोशल वर्कर हूँ और मैंने ही पूर्णिमा को वहाँ भाग के आने के लिए बोला था। उसे किसी ने कैद करके रखा था। बस मैं आरला स्टेशन पहुँच रही हूँ, तुम थोड़ी देर उसका ख्याल रख सकती हो मेरे आने तक? जी वो ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो मामले की रिपोर्ट करनी होगी। मैं वहाँ आके पूरे मामले को संभाल लूंगी, बस आप मेरे आने तक उसका ख्याल रखिएगा। फौजिया, सैफ, पूर्णिमा भाग निकली है, आरला स्टेशन पर रेलवे पुलिस के पास है। सुनो, बी केयरफुल, आप संभालना। हाँ। और वहाँ पहुँचते ही मुझे फोन कर देना। ठीक है। हेलो हेलो शमशेर जी, फौजिया परवीन। हाँ फौजिया जी, देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम इस मामले के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। शमशेर जी, वो लड़की वहाँ से भाग आई है, अभी आरला स्टेशन पर रेलवे पुलिस के पास है। मैं वहीं जा रही हूँ, लेकिन मुझे 3 घंटे लग जाएंगे। अगर आप जाकर किसी तरह लड़की की कस्टडी ले लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ऑलराइट, मैं उस बच्ची की जाकर कस्टडी लेता हूँ, आप सीधे सीआईडी ऑफिस पहुंचिए। थैंक यू वेरी मच शमशेर जी। भैया थोड़ी तेज चलाइए ना प्लीज। एक्सक्यूज मी, पूर्णिमा नाम की लड़की यहीं पे? जी हाँ, वो यही है। पूर्णिमा उस जगह से भागने में कामयाब रही और फौजिया ने उसे जिस जगह पहुंचने के लिए कहा था वो वहां पहुंच गई। लेकिन क्या उसकी तकलीफों का सिलसिला अब थमने वाला था? पूर्णिमा, बस बेटा, बस बस। थैंक यू सो मच सर। बस अब मैं पूर्णिमा को अपने साथ ले जाना चाहूंगी। जी हाँ, जरूर ले जाइएगा, लेकिन उससे पहले एक एफआईआर दर्ज कर दीजिए। क्योंकि ये लड़की नाबालिग है तो अच्छा होगा कि आप एक एफआईआर दर्ज कर दें। सर, मुझे इस एफआईआर के चक्कर से दूर ही रखिए, मैं इसकी देखभाल अच्छे से कर लूंगी। देखिए फौजिया जी, आप समझ नहीं रही। आप इन्हें रिपोर्ट की थी ना कि इस बच्ची को जबरदस्ती बंदी बना के रखा गया है और अब ये वहां से खुद भाग कर आई, और आप इसकी रिश्तेदार नहीं। इसलिए 3 टेकरी पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट होनी जरूरी है, क्योंकि आरला रेलवे स्टेशन उसी के अंडर पड़ता है और ये बच्ची वहीं पाई गई थी। देखिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कल आप परेशानी में पड़ सकती। आप इन्हें बताया था ना कि इसी की मां ने इसे भेज दिया था। कल को हो सकता है वही उठकर आपके ऊपर इसके अपहरण का केस दर्ज कर दे। सर, आपकी बात सही है, लेकिन इसके घर वाले बहुत खतरनाक लोग हैं। अगर मेरा एफआईआर में नाम आया तो वो मुझे परेशान करेंगे। सर, आप मुझे इससे बाहर रखिए। देखिए, एफआईआर तो दर्ज करनी ही पड़ेगी, और चूंकि ये नाबालिग है तो किसी न किसी एडल्ट को ही इसकी रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। सर, हमें नैना मैडम से बात करनी चाहिए, वो इस केस को सही तरह से संभाल लेंगी। ये ठीक रहेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग नैना जी, मैं शमशेर मोहम्मद बोल रहा हूँ, एपीआई फ्रॉम सीआईडी आरला। गुड मॉर्निंग शमशेर जी, कहिए कैसे कॉल किया? मैडम, एक नाबालिग बच्ची का केस है जो शायद किसी प्रोस्टिट्यूशन सेंटर से भाग के आई है। मैडम, वो बच्ची इस वक्त हमारी कस्टडी में है और रालीपुर की एक सोशल वर्कर है जिन्होंने उसे बचाने में मदद की। एक एफआईआर दर्ज करनी है, आपकी मदद चाहिए। बच्ची नाबालिग है।
मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती है, लेकिन ये लड़की किरसर से भाग कर आई है ना बेटा? हाँ भाभी साहब, लेकिन उसने रेलवे पुलिस में रिपोर्ट किया था और इस बच्ची को हमने वहीं से अपनी कस्टडी में लिया। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए शमशेर साहब। ये लड़की किरसर से भाग कर आई है, वो रंगोली नाट्यगृह से, और वो किरसर पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। लेकिन एटलीस्ट आप एफआईआर तो दर्ज कर सकते हैं। वो इनवैलिड होगा और वो मेरे थाने के तहत भी नहीं आता। वो कैसे इनवैलिड होगा? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए केस किरसर थाने ही ले जाना पड़ेगा, इसीलिए आपको वहीं पे एफआईआर दर्ज करना चाहिए। ओह, आप मुझे अपनी रूल बुक दिखाइए जिसमें कहीं भी ये लिखा हो कि यहाँ पर एफआईआर फाइल नहीं हो सकती। तो शमशेर साहब, आप अपनी ब्रांच में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर लेते? सारा बोझ हमारे सर पर क्यों डाल रहे हैं? देखिए भावे साहब, हमारा इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, हमारा काम है तहकीकात करना। मैं सिर्फ आपकी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर फाइल करना चाहता हूँ, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन मैं संभाल लूँगा। पर ऐसा नहीं हो सकता। आप खामखा मुझसे बहस क्यों कर रहे हैं? कानून के अनुसार एफआईआर कहीं भी दर्ज हो सकती है। मिस्टर भावे, मुझे लगता है आपको कानून एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए। देखिए मैडम, किसी भी सरकारी मुलाजिम पर इस तरह उंगली नहीं उठा सकती। मैं सिर्फ प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ। एक प्रोसीजर होता है 0 एफआईआर। कभी सुना है आपने उसके बारे में? जिसके अनुसार केस अगर आपके एरिया से बाहर का भी हो तो भी आप उसे यहाँ दर्ज कर सकते हैं। और हाँ, इस वक्त यहाँ विक्टिम भी है और मैं कंप्लेनेंट हूँ। मिस्टर भावे, आपको यह एफआईआर दर्ज करनी ही होगी। देखिए मैडम, आप मुझे कानून के खिलाफ कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ये कानून ही है। शमशेर साहब, प्लीज आप ही ने समझाइए। भावे साहब, आप एक सेकंड के लिए मेरे साथ बाहर आएंगे प्लीज। भावे साहब, मैडम ठीक कह रही हैं, आप रिपोर्ट को दर्ज कर सकते हो। देखिए, कायदा मैं भी जानता हूँ। अपराध किरसर में हुआ है, मेरे इलाके में लड़की सिर्फ मिली थी। देखिए, केस हम ही संभालेंगे और किरसर पुलिस स्टेशन को ही इसमें शामिल किया जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप सीधा वहीं पर एफआईआर दर्ज कीजिए ना। भावे साहब, ये लड़की वहाँ बड़े बुरे हालातों में थी और बहुत मुश्किल के साथ वहाँ से भाग कर आई। आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें मेरा कसूर है? बताइए मुझे। आप और वो मैडम खामखा मेरे पीछे पड़े हुए हैं। देखिए, आपके पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ है। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लड़की बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके यहाँ भाग कर आई, और वो मैडम नैना जी, उनको मैंने बड़ी ही मुश्किल से इस एफआईआर को दर्ज करने के लिए राजी किया। ये सब बातें आप हमारे सर पर थोपेंगे ना? तुमने महातर साहबा ने फोन करा की समजा दो उनको, पूछना क्या करना है उनको. ठीक आहे साहेब. हे बघा साहेब, तुम्हाला सांगतो मी असं होत नसतं. नाही माझं ऐका तुम्ही, माझं ऐका तुम्ही. माझ्या एरियामध्ये केस घडली आहे का? अपराध माझ्या एरियात घडलाय का? तसं असेल तर मी मान्य करायला तयार आहे. एफआयआर दर्ज करून घेणं माझं रोजचं काम आहे. आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मला काय सांगता तुम्ही कायदा साहब, म्हात्रे साहब ने बोला है कि 0 एफआईआर दर्ज कर लो, बाद में केस ट्रांसफर हो सकता है. यही तो मैं आपसे कब से कह रहा था. इतनी बहस के बाद एफआईआर दर्ज हुई, 0 एफआईआर, जिसके बारे में ज्यादातर पुलिस स्टेशंस और पुलिस ऑफिसर्स जानकारी रखने से इनकार करते हैं. लेकिन कानून के मुताबिक किसी भी अपराध की रिपोर्ट किसी भी थाने में की जा सकती है, जिसे बाद में संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि वहां कार्रवाई आगे बढ़ सके. पूर्णिमा अपने पिंजरे से आजाद होने में कामयाब तो हो गई थी, लेकिन अभी तक यह नहीं पता चल पाया था कि 2013 अप्रैल में किरण के साथ जाने के बाद पूर्णिमा के साथ आखिर क्या हुआ था. बेटा डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं. हम उन्हें सजा जरूर दिलवाएंगे जिन्होंने ये सब किया. लेकिन तुम हमें ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ, किसने किया ये सब? उस दिन जब किरण दीदी हमें लेने आई थी, तब आई हमारा घर पे इंतजार कर रही थी. बाबा कहाँ है? बस अब बहुत हो गया. अब तुम लोगों को उस शैतान के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है. पूर्णिमा, तुम्हारे बाबा के साथ क्या हुआ था? पता नहीं. आई ने कहा कि उन्होंने किरण दीदी के साथ कुछ गलत किया था, इसीलिए पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई. और उसके बाद तुम्हारी आई
तुम्हें खेराम गांव लेके गई। हाँ, वहाँ वो किसी गिरीश नाम के आदमी के साथ रहती थी। माला, मैं बाहर निकल रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। फिर एक दिन आई मुझे किसी संदीप राणे के घर ले गई। चल पूर्णिमा, लवकर कर। तो क्या संदीप तुम्हें रंगोली नाट्यगृह लेके गया? नहीं, आई मुझे संदीप काका के घर छोड़ के चली गई थी। मैं अभी मार्केट जाकर वापस आती हूँ। नहीं आई, मैं भी आती हूँ। नको, तू यहीं रुक संदीप जी के साथ। ये बहुत अच्छे हैं, तू इनके साथ ठीक से रहना। मी आलेच। प्लीज काका, प्लीज। डरो मत, देखो तुम्हें थोड़ा भी दर्द नहीं होगा। प्लीज काका, मत करो ऐसा। अरे तू अपना मुंह बंद रखे ही है, लगाऊंगे। काका प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज काका। जाने दूंगा, बस तू चुप रह और जैसा कहता हूं ना वैसा करती जा, समझी? ठीक है, अब ज्यादा मचमच मत कर। 1.25 लाख दे और ले जा इसको। 75,000। देख तू। फाइनल। वो प्रताप भैया थे। तो प्रताप तुम्हें रंगोली लेके गया? बेटा तुम्हें डांस करना आता है? नहीं। कोई बात नहीं, आ जाएगा, है ना? हर दिन नया कस्टमर। मैं मना करती तो सरिता दीदी और प्रताप भैया बहुत मारते। बाकी लड़कियों ने तो चुपचाप मान लिया था, पर मुझे कैसे भी करके वहाँ से निकलना था। इसीलिए मैंने फौजिया दीदी को फ़ोन किया। और तुम्हारी बहन किरण, वो कहाँ है? पता नहीं, सुना है कि वो भी इसी काम में है। आई के मुझे बेचने से पहले ही उसने ये काम शुरू कर दिया था। किरण, सब ठीक तो है ना? जी दीदी। मुझे तभी शक हो गया था, मैं तभी सब रोक सकती थी। और तुम्हारा मामा, वो भी इसमें शामिल है? वो मेरे मामा नहीं है, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। किरण दीदी के साथ आए थे वो। देखिए, लड़की का फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और कई बार हुआ है। उसके साथ ज़बरदस्ती भी हुई है। उसके शरीर पर बहुत सारे जख्मों के निशान मिले हैं, कई नए हैं, कई पुराने। सर सबके सब गायब हैं। पूर्णिमा की आई, उसका साथी गिरीश और उसकी बहनें, यहाँ तक कि रंगोली नाट्यगृह के सरिता और प्रताप, उनका भी कोई आता पता नहीं है। लगता है पूर्णिमा के भागने के बाद से सारे के सारे लोग चौकन्ने हो गए। नहीं साहब, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तुम ही किरण के साथ पूर्णिमा और रोहिणी को लेने आए थे ना? वो तो साहब मैं किरण की मदद करने के लिए गया था। मदद? मैंने
किरण के लिए पैसे दिए थे। मैंने खरीदा नहीं था उसको साहब, आप समझ रहे हो ना। वैसे मैंने कई बार किरण के लिए पैसे दिए, तो एक बार उसने मदद मांगी तो मैंने उसकी बहनों को घर लाने में उसकी मदद कर दी। किरण कहाँ है इस वक्त? पता नहीं साहब, मैं तो उसको कॉल भी नहीं करता। सर, उसका बाप रघु रालीपुर पुलिस की हिरासत में। उसकी बीवी यानी पूर्णिमा की मां ने ही उसके खिलाफ कंप्लेन की थी ना? यस सर। एक काम करो, तुम अपने सारे खबरियों को काम पर लगा दो। अगर इन लोगों ने खुद से सरेंडर नहीं किया तो समझो ये तो गए काम से। बेटा, तुम्हें डरने की, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम हमारे पास हो और हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। दीदी, मेरे बाबा ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था। वो तो मेरे आई ने कहा था कि अगर कोई पूछे कि मैं उसके साथ क्यों हूँ तो ऐसा बता दूँ। बाबा कहाँ है? बस, अब बहुत हो गया। अब तुम लोगों को उस शैतान के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा पूर्णिमा, तुम्हारे बाबा ने किरण के साथ कुछ गलत किया था या वो भी तुम्हारी आई की बनाई हुई कहानी है? पता नहीं, पर दीदी ने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। हमारे बाबा बहुत अच्छा आदमी है, हमारा बहुत ख्याल रखते थे वो। चाइल्ड केयर कमेटी पूर्णिमा का जिम्मा ले रही है, वही उसका रिहैबिलिटेशन करेंगे। फौजिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उस बच्ची को उस नर्क से निकालने में तुम फाइनली कामयाब हो गई। वेरी गुड। मुझे समझ में नहीं आता सैफ कि क्यों लोगों को नर्क में सड़ना पड़ता है, क्यों एक माँ को अपने बच्चों को बेचना पड़ता है, उन्हें ऐसे धंधे में धकेलना पड़ता है। हर कोई गरीबों के हक की बात करता है, गरीबों के लिए बात बात पे नई योजनाएं शुरू की जाती हैं, फिर उसे पूरे मीडिया में एडवर्टाइज किया जाता है, जहाँ पे गरीबों के बारे में बातें कम, अलग अलग नेता की तारीफ की जाती है, ग्लोरीफाई किया जाता है उन्हें। बस इन लोगों को क्या सच में जरा भी गरीबों की पड़ी है? किस विकास, किस तरक्की का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जबकि हमारे देश की आबादी का एक विशाल हिस्सा अब भी गरीबी के पिंजरे में कैद है। एक हफ्ते बाद पूर्णिमा की मां माला, रंगोली नाट्यगृह की मालकिन सरिता और उसके भाई प्रताप ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये सब झूठ है साहब। मैंने कभी पूर्णिमा को संदीप को नहीं बेचा। संदीप कहाँ है? मुझे नहीं मालूम साहब, वो बस एक दोस्त है इसलिए उसके घर पर गए थे। बाकी पूर्णिमा जैसा बोल रही है वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। माला, पूर्णिमा सिर्फ 14 साल की छोटी बच्ची है, उसे तो ठीक से झूठ बोलना तक नहीं आता। और सरिता और प्रताप ने कबूल कर लिया है कि डांस एकेडमी की आड़ में वो दोनों प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चला रहे थे। इसलिए फालतू की नौटंकी बंद करो। तुमने अपने पति पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने अपनी बच्चियों के साथ गलत हरकत की, ताकि फिर तुम्हें बच्चों की कस्टडी मिल जाए और उन्हें बेच करके पैसा कमा सको। हम बहुत गरीब है साहब, सदियों से हमारा नाचने गाने का काम रहा है। हमारे समाज की लड़कियां नाच कर लोगों को खुश करके पैसे कमाती आई हैं। ये हमारी रोजी रोटी है। मैं तो अपने बच्चियों को जीने की ताकत दे रही हूँ, ताकि कल को अपना पेट भरने के लिए उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तुम्हारी बेटी किरण कहाँ है? उसे कहाँ बेचा तुमने? मैंने उसे कहीं नहीं बेचा है साहब, अपनी बड़ी बहन के यहाँ रह रही है वो। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, वो जो कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रही है साहब। इसे तुम अच्छी जिंदगी कहती हो? माला, तुम्हारी बच्चियां पढ़ रही थी, एक अच्छी जिंदगी गुजारने की राह पर थी, बड़े होकर के कुछ बन जाती। और तुम्हें जरा भी ख्याल है कि तुमने उनके साथ क्या किया है, उन्हें कहां से लेके कहां छोड़ दिया? तुमने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। माला, सरिता और प्रताप न्यायिक हिरासत में हैं। उन पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के लिए और धारा 363 के तहत अपहरण के लिए चार्जेस लगाए गए हैं। 366 है नाबालिग लड़की को देह व्यापार के लिए मजबूर करने, 342 बंधक बनाने और सेक्शन 6 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं। पूर्णिमा अभी चाइल्ड केयर कमेटी के पास है और उसके साथ काउंसलिंग सेशंस जारी हैं। पूर्णिमा की बड़ी बहन किरण और छोटी बहनें पूजा और रोहिणी सबसे बड़ी बहन मीनाक्षी के साथ रह रही हैं, जो मात्र 18 साल की एक विधवा है। ऐसा माना जाता है कि किरण अब भी देह व्यापार में लिप्त है।
उनके पिता रघु अब भी पुलिस हिरासत में हैं और उसके खिलाफ लगे इल्जाम की जांच चल रही है। माला का बयान दर्ज किया जा चुका है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि उसने सिर्फ अपनी बेटियों की कस्टडी हासिल करने के लिए अपने पति पर यह झूठा इल्जाम लगाया। संदीप राणे, जिसने सबसे पहले पूर्णिमा को खरीदकर उसके साथ जबरदस्ती की थी, अब भी लापता है। क्या दोषियों को सजा मिलेगी? कितनी सजा मिलेगी, कब सजा मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर एक समाज सेविका ने उस 14 साल की बच्ची का ख्याल नहीं किया होता तो वो उस पिंजरे में ही कैद रह गई होती। प्रशासन और कानून व्यवस्था प्रणाली यही सोचती रही कि क्या कदम उठाया जाए। बाद में इस पे बहस होती रही कि एफआईआर कहां दर्ज की जाए, पर किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी। गरीबों के हक का ढिंडोरा पीटकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, गालियां देना, सोशल मीडिया पर इंटेलेक्चुअल्स की जमात को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की विरासत पर लड़ना, ऐसे में प्रशासन का ये जबरदस्ती का शोर महज एक धोखा लगता है। हिंदुस्तान का चेहरा बदल रहा है। कौन सा चेहरा? महानगरों का। लेकिन उस दूसरे चेहरे, दूर दराज देहाती हिंदुस्तान के चेहरे की किसी को परवाह भी है? वहां रह रहे लोगों का क्या, जो आज भी यही मानकर दिल को सुकून दिए बैठे हैं कि यही उनका भाग्य है, यही उनकी नियति है, जो उनके माथे पे एक गरीब के घर में पैदा होते ही लिखती गई थी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, देश का विकास सही मायने में तभी होगा जब उस देश के गांव और देहात भी विकसित होंगे। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।